फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। फ्रेंड्स इसको मैं समझाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोएम है। कैसा पोएम है? लव पोएम है। और इसके जो पोएट है वो कौन है? जॉन डन है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा पोएट को कंपोजर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर का समरी भी पूछा जाएगा आपके आने वाले एग्जाम में और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे और इस पोएम को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले जॉन डन के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। लिखा गया है जॉन डन वाज बॉर्न इन 1572 एंड डाइड इन 1631। यानी जॉन डन का जन्म 1572 में हुआ और इनकी मृत्यु हो गई 1631 में। द पायोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्ड्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया पायोनियर। पायोनियर मतलब होता है सबसे ज़्यादा भूमिका निभाने वाले या अग्रणी भूमिका निभाने वाले भी बोल सकते हैं, खोजकर्ता भी बोल सकते हैं या अन्वेषक भी बोल सकते हैं। तो ये जो जॉन डन थे ना वो अन्वेषक थे, खोजकर्ता थे और सबसे ज़्यादा भूमिका निभाने वाले थे। किस चीज़ में? तो मतलब ये देखिए लिरिकल मतलब होता है जिससे गाया जाता है और सैटिरिकल मतलब होता है व्यंग्यात्मक। तो गे और व्यंग्यात्मक कविताओं का ये क्या थे? पायोनियर थे, यानी खोजकर्ता थे, अन्वेषक थे, जिसे क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। तो ये जॉन डन कैसे पोएट थे? तो मेटाफिजिकल पोएट थे। ये मतलब मेटाफिजिकल पोएट थे और ये किस चीज़ में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाए थे? तो ये जो लिरिकल और सैटिरिकल वर्ड जो होता है जिसे गाया जाता है और जो व्यंग्यात्मक कविता होता है उसके ये पायोनियर थे, यानी उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका निभाने वाले ये थे। आइए आगे इनके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। Was born in London into a prosperous Roman Catholic family। यानी इनका जन्म हुआ था लंदन में। कहाँ पे हुआ इनका जन्म? लंदन में। अच्छा, प्रॉस्पेरस मीन्स होता है समृद्ध, यानी अमीर परिवार में इनका जन्म हुआ था। और वो जो परिवार था वो कौन से धर्म को मानता था? रोमन कैथोलिक। कौन से धर्म को मानता था? रोमन कैथोलिक को। ऑफ ट्रेडर्स एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज इंस्टेंचुअली एंटी कैथोलिक। देखिए इनके माता पिता जो थे रोमन कैथोलिक धर्म को मानते थे और वो लोग करते क्या थे? तो वे लोग ट्रेडर्स थे, यानी व्यापारी थे। जब इनका जन्म हुआ था, जिस टाइम इनका जन्म हुआ था, इंग्लैंड वाज इंस्टेंचुअली एंटी कैथोलिक। इसका मतलब ये हुआ कि जब इनका जन्म हुआ था उस टाइम ना ये इंग्लैंड के जो लोग थे ना वो एंटी कैथोलिक थे, यानी इनको कैथोलिक धर्म में विश्वास नहीं था। देखिए जॉन डन का जन्म हुआ कैथोलिक परिवार में, कैथोलिक धर्म में, लेकिन वहाँ के उस टाइम के जो इंग्लैंड के वासी थे, इंग्लैंड के रहने वाले जो लोग थे, उन्हें ना कैथोलिक धर्म में विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। देखिए आगे क्या लिखा गया इनके बारे में। डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। देखिए इसमें लिखा गया है डॉन वाज फोर्स्ड, मतलब जॉन डन को ना बाध्य होना पड़ा था टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए इनको बाध्य होना पड़ा था विदाउट ए डिग्री, यानी बिना किसी डिग्री के। क्यों? तो बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, इनके धर्म के चलते। देखिए आगे क्या लिखा गया इनके बारे में। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। लॉ मीन्स होता है कानून और थियोलॉजी मीन्स होता है धर्मशास्त्र, यानी इन्होंने कानून की भी पढ़ाई किया था और किस चीज़ का? थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र की भी पढ़ाई किया था इन्होंने। आगे इनके बारे में लिखा गया ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशंस। देखिए इसमें नेवल एक्सपेडिशंस का मतलब होता है नौसैनिक अभियान और पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा लेना। तो इन्होंने हिस्सा लिया था 2 नेवल एक्सपेडिशंस, यानी 2 नौसैनिक अभियानों में भी इन्होंने भाग लिया था। एंड बिकेम और बन गए थे सेक्रेटरी, मतलब सचिव बन गए थे टू ए पावरफुल नोबल। नोबल का मतलब होता है इसे भद्र आदमी भी बोलते हैं, भद्र इंसान भी बोलते हैं और सज्जन इंसान भी बोल सकते हैं, यानी एक शक्तिशाली सज्जन पुरुष के, भद्र पुरुष के ये सेक्रेटरी बन गए थे। क्या बन गए थे? सेक्रेटरी, यानी सचिव बन गए थे। ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटरी मैरिंग
हिज पैट्रॉन्सनेस। देखिए आइए इसके हिंदी को समझते हैं। उनका जो ये सेक्रेटरी वाला जो जॉब था इन्होंने तब खो दिया, लॉस्ट मतलब होता खो देना या छूट जाना। इनका जो काम था सेक्रेटरी का वो काम छूट गया, तब छूट गया। ही वॉज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, मतलब कुछ समय के लिए ना इनको प्रिजन जेल में भेज दिया गया था। क्यों भेज दिया गया था? फॉर सेक्रेटरी मैरिंग हिज पैट्रॉन्सनेस। पैट्रॉन्स मतलब था संरक्षक, यानी जिनके यहाँ ये काम करते थे ना उसी की नीस यानी उसी की भतीजी से ये सेक्रेटरी मैरिंग मतलब गुप्त तरीके से यानी चुपके से ये शादी कर लिए थे, जिसकी वजह से इनको ना जेल जाना पड़ा था। प्रिजन मीन्स जेल होता है, क्या होता है? जेल। तो कुछ समय के लिए इनको जेल जाना पड़ा था, जिसकी वजह से इन्होंने अपना सेक्रेटरी वाला जो जॉब था ये खो दिए थे, इनका काम ये छूट गया था। इन 1615 यानी 1615 में एट द एज ऑफ 42, जब ये 42 साल के थे, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। यानी जब ये 42 साल के थे ना, कब? तो 1615 में, तो जॉन डन ना एक्सेप्ट किए थे मतलब स्वीकार किए थे ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। यानी एंग्लिकन चर्च में ना इन्होंने ऑर्डिनेशन मतलब ऐसे होता है अध्यादेश, लेकिन यहाँ पे हम समझेंगे कि 42 साल की उम्र में ये एंग्लिकन चर्च में पादरी बन गए थे। क्या बन गए थे? पादरी। एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। और जल्द ही, सून का मतलब क्या होता है? जल्द ही। बिकेम मतलब होता है बनना। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, प्रीचर्स का मतलब होता है उपदेशक या प्रचारक भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत जल्द ही ईसाई धर्म के सबसे बड़े प्रचारक बन गए थे, उपदेशक बन गए थे। देखिए आगे समझते इसमें क्या लिखा गया है। इन लव लेडिसिज्म डन ब्रोक कंप्लीटली विथ द पेट्रार्कन ट्रेडिशन इंट्रोड्यूसिंग एंड इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिक्वल टोन। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा है इन लव लिरिसिज्म, इसका मतलब होता है प्रेम गीत काव्य। क्या होता है? प्रेम गीत काव्य। लव मतलब होता है प्रेम और लिरिसिज्म मतलब होता है गीत काव्य जिसे गाया जाता है। तब प्रेम गीत काव्य में डन ब्रोक मतलब जॉन डन जो थे ना ये छोड़ दिए थे कंप्लीटली, मतलब पूर्ण रूप से छोड़ दिए थे। किस चीज़ को? तो एक पेट्रार्कन ट्रेडिशन था, यानी कविता लिखने का ना एक ट्रेडिशन था, एक परंपरा था जिसका नाम था पेट्रार्कन ट्रेडिशन। कौन सा? पेट्रार्कन ट्रेडिशन। तो इसको ना जॉन डन पूर्ण तरीके से मतलब पूरे तरीके से छोड़ दिए थे और इन्होंने इंट्रोड्यूसिंग मतलब परिचय देते हुए एंड इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिक्वल टोन मतलब एक बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बौद्धिक, कॉलिक्वल मतलब होता है बोलचाल का तरीका। तो एक नए प्रकार के बौद्धिक और बोलचाल के तरीका का परिचय देते हुए इन्होंने कविता लिखने का जो पुरानी परंपरा थी पेट्रार्कन ट्रेडिशन उसको इन्होंने पूर्ण रूप से क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। किसका परिचय देते हुए? तो इंटेलेक्चुअल और कॉलिक्वल टोन का, यानी बौद्धिक और बोलचाल का जो नया शैली होता है उसका परिचय देते हुए। His love poems use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teaching। आइए इसके हिंदी को समझ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है His love poems यानी इनकी जो प्रेम काव्य है यूज़ द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी, मतलब ये प्रयोग करती है कि किसका प्रयोग करती है? यानी इनकी जितनी प्रेम कविताएं होती है ना उसका प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ में? तो साइंस और ज्योग्राफी का जो लेटेस्ट डिस्कवरीज होता है, इसका जो नवीनतम खोज होता है ना उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। टू हैमर होम मतलब किसी बिंदु पर ना हैमर होम करने के लिए, जोड़ देने के लिए। ए पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग, और कंबाइन का मतलब होता है जोड़ने के लिए, पैशन का मतलब होता है जुनून। तो इनका जो प्रेम गीत काव्य है ना उसका साइंस और ज्योग्राफी का जो नया नया खोज होता है ना उसमें ना किसी बिंदु पर जोड़ देने के लिए और उस बिंदु पर ना उस पॉइंट पे मतलब जुनून पैशन को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। देखिए इंटेलेक्चुअल टीचिंग का मतलब होता है बौद्धिक सीड। क्या होता है? बौद्धिक चीड़ होता है। अब वर्बल का मतलब होता है मौखिक। ठीक है, तो मौखिक और बौद्धिक चीड़ से जोड़ने के लिए मतलब पैशन को जोड़ने के लिए इनकी कविताओं का यूज किया जाता था। फ्रेंड्स मैं समझा रहा हूँ, इसमें अगर कोई लाइन छूट गया होगा या आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। डॉन इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, यानी ये जो जॉन डन है ना वह जाने जाते हैं अपने सॉन्ग एंड सोनेट्स के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? सॉन्ग एंड सोनेट्स के लिए। सेटायर्स एंड द एल्गीज एंड sermons, और वो सेटायर्स एंड द एल्गीज एंड द sermons के लिए भी जाने जाते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स
हार्श मीटर्स स्ट्रेंड एंड whimsical images characterize all his poetic creations। पोएटिक क्रिएशंस का मतलब होता है काव्य कृति। क्या होता है? काव्य कृति या काव्य रचनाएं भी बोल सकते हैं। इनकी जितनी भी काव्य रचनाएं हैं ना, वो कैरेक्टराइज करती है, मतलब चित्रित करती है किस चीज़ को? तो हार्श मीटर्स को और स्ट्रेंड एंड whimsical इमेजेस को। ठीक है, स्ट्रेंड मतलब होता है तनाव युक्त, whimsical मतलब होता है उपजी हुई या बनाया हुआ, इमेज का मतलब होता है तस्वीर। तो आइए फ्रेंड्स, ये मैं जो समझाया हूँ अभी जॉन डन के बारे में, इसे मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दे रहा हूँ और इसको मैं दोबारा से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इसमें ना आप बस इतना याद रखिएगा कि जो जॉन डन थे ना, एक मेटाफिजिकल पोइट थे। कैसे पोइट थे? मेटाफिजिकल। और इनका जन्म 1572 में और 1631 में इनका डेथ हुआ था। ये कौन से धर्म से बिलोंग करते थे? रोमन कैथोलिक धर्म से। कौन से धर्म से? रोमन कैथोलिक धर्म से। इनको ना पायोनियर माना जाता है किस चीज़ का? तो लिरिकल और सैटिरिकल वर्ड्स का। अच्छा, ये जाने जाते किसके लिए जाने जाते थे? सॉन्ग एंड सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं, सैटायर्स एंड एलिगीज के लिए और sermons के लिए जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, ये इनका इंट्रोडक्शन था। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए फ्रेंड्स, पोएम को देखते हैं। ये बहुत ही रोमांटिक और लव पोएम है। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान देके इस पोएम को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इसके पहला जो पैराग्राफ है, यानी पहला जो स्टांजा है, फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा पोएम का जो पैराग्राफ होता है उसे स्टांजा कहा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, इसका पहला स्टांजा हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें लिखा गया है, Sweetest love, I do not go for weariness of thee, nor in the hope the world can show a fitter love for me। देखिए, इसके हिंदी को समझते हैं। देखिए, इसमें जो एक वर्ड आया है वेरीनेस, वेरीनेस का मतलब होता है थक जाना या उब जाना। देखिए, इसमें ना गो का स्पेलिंग लिखा गया GOE, यानी ओल्ड इंग्लिश में ना ऐसे ही लिखा जाता था। वैसे मतलब पहले जो पोएट हुआ करते थे, जो कवि हुआ करते थे, वो अपने तरीके से स्पेलिंग भी लिखा करते थे, वर्ड भी लिखा करते थे, लेकिन हम लोग जो है अपने हिसाब से उसे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका पहला जो पैराग्राफ है उसमें लिखा गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी ये जो पोएट है ना, इस पोएम में अपनी महबूबा, अपनी वाइफ, अपने बिलोव्ड जिनका नाम है एना मोरे, उससे ना दूर एक यात्रा पे जा रहे हैं और जाते हुए अपनी वाइफ को वो समझाते हैं। देखिए क्या क्या कहते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, मतलब ये अपने वाइफ से कहते हैं, अपने प्रेमिका से कहते हैं, अपने बिलोव्ड से कहते हैं कि मेरी प्रिय प्रेमिका, आई डू नॉट गो मतलब मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, फॉर वेरीनेस ऑफ दी कि मैं तुमसे उब गया हूँ या थक गया हूँ। देखिए आगे ये क्या कहते हैं, नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, और ना ही इस होप में जा रहा हूँ और ना ही इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये जो दुनिया है ना, मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करेगी और मुझे तुमसे ज़्यादा चाहेगी। आगे देखिए क्या कहते हैं, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट टीज वेस्ट, ये कहते हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन चूंकि लास्ट में मुझे मर जाना है, टीज वेस्ट इसलिए बेहतर होगा, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, जेस्ट मतलब होता है मनोरंजन। क्या होता है? मनोरंजन। तो ये कहते हैं इसलिए क्यों ना हम अपना यूज़, हम अपना प्रयोग हंसी खुशी में, मनोरंजन में करें। आगे ये कहते हैं, दस बाई फेंड डेथ्स टू डाई, और इस प्रकार से हम मरने का क्या करें, मतलब नाटक करें, यानी मरने का स्वांग करें। देखिए ये कहते हैं अपनी प्रेमिका से कि देखो चूँकि एक दिन तो मुझे क्या करना है, मर ही जाना है। क्या करना है? एक दिन मुझे मर जाना है, और जब मैं तुमसे मर जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? तुमसे दूर हो जाऊंगा। तो इससे बेहतर ये होगा कि जब मैं मर जाऊंगा और तुमसे दूर होऊंगा और तुम्हें जो प्रॉब्लम्स होगा, तुम्हें जो तकलीफ़ होगा, उसका मतलब एहसास अभी ही करो, ताकि तुम इसका हैबिचुअल हो जाओगी, आदी हो जाओगी, तो तुम्हें बाद में तकलीफ़ नहीं होगा। और इस तरह से वो अपनी वाइफ को समझाते हैं। फ्रेंड्स मैं इसको दोबारा समराइज़ कर दे रहा हूँ। पहला पैराग्राफ में वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि देखो एक दिन मुझे मर ही जाना है, तुमसे जुदा होना ही है, और जब मैं तुमसे जुदा हो जाऊँगा तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगा। इससे बेहतर ये होगा कि मैं अभी तुमसे दूर जा रहा हूँ, एक यात्रा पे जा रहा हूँ, और तुम अभी से ही खुद को प्रिपेयर कर लो, ताकि मैं तुम मरने के बाद मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, फिर भी तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा। तो आइए फ्रेंड्स अगले स्टांजा को देखते हैं, इसमें क्या समझाया गया है। Yester night the sun
वेंट हैंस एंड येट इज़ हियर टुडे। देखिए अपनी वाइफ को समझाते हुए कहते हैं येस्टर नाइट यानी पिछली रात द सन वेंट हैंस, मतलब ये जो सन था, सूर्य जो था ये भी अस्त हो गया था, मतलब सूर्य जो है वो डूब गया था, हम लोगों के सामने से चला गया था। एंड येट इज़ हियर टुडे, और आज देखो ये हम लोगों के सामने है। देखिए आगे ये क्या कहते हैं, ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस। देखिए जब उसके पास ये जो सन है ना, उसके पास ना कोई डिजायर है, ना कोई इच्छा है, नॉर सेंस और ना ही कोई समझ है, नॉर हाफ सो शॉर्ट ए वे, और ना ही उसका जो ये वे है, उसका जो रास्ता इतना शॉर्ट है, इतना मतलब आसान है, इतना छोटा है। देन फियर नॉट मी, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड एस्पर्ट्स देन ही। देखिए ये अपनी वाइफ को समझाते हुए कहते हैं कि ये जो सन है ना, सन येस्टर नाइट मतलब पिछली रात जो है ना ये डूब गया था, अस्त हो गया था, और आज हम लोग के सामने है। देखो ये इतना जल्दी हम लोगों के सामने आ गया, जबकि इसके पास ना कोई डिजायर है, ना कोई इच्छा है, और ना ही इसका कोई समझ है, ना ही कोई उम्मीद है, और ना ही इसका जो रास्ता है ना इतना शॉर्ट है, इतना आसान है। इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो, बट बिलीव दैट, और तुम मुझ पर ना विश्वास करो, यकीन करो, आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, कि मेरा जो जर्नी होगा, मेरा जो यात्रा होगा वो सूरज से भी तेज होगा, सूरज से भी जल्दी मैं वापस चला आऊँगा। सिंस, क्योंकि आई टेक मोर विंग्स एंड एस्पर्ट्स देन ही। देखिए यहाँ पे ये पोएट जो है अपनी वाइफ को कहते हैं, देखो सूरज के पास ना कोई विंग्स है, विंग्स मतलब पंख होता है, क्या होता है, पंख होता है, स्पर्श मतलब प्रेरणा होता है। तो ये कहते हैं सूरज के पास ना कोई पंख है और ना ही उसके लिए कोई प्रेरणा है, और ये उसकी मतलब उसकी अपेक्षा, देन का मतलब था अपेक्षा, उसकी अपेक्षा ना इनके पास बहुत सारे विंग्स, मतलब इनके पास बहुत सारे स्पर्श भी है, मतलब प्रेरणा भी है, चाहत भी है, और विंग्स, और इनके पास बहुत सारे संसाधन भी है। यहाँ पे विंग्स का अर्थ हम लोग संसाधन को लेकर चलेंगे, यानी सूरज के पास कोई संसाधन है क्या, नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारे संसाधन है, मेरे पास बहुत सारे डिजायर्स भी है, वांट्स भी है, स्पर्श यानी प्रेरणा भी है, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा और सूरज से भी तेज हमारा यात्रा होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट्स जरूर करेंगे। आइए फ्रेंड्स अगला स्टांजा को देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। देखिए आगे ये कहते हैं, ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर, नॉट ए लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस, and we join to it our strength, and we teach it art and length itself और us to advance। देखिए आइए इसके हिंदी को समझते हैं। देखिए पोएट कहते हैं जॉन डन, वो हाउ फीबल इज मैंस पावर, कि आदमी की जो ये पावर होती है, शक्ति होती है, कितना फीबल, कितना कमज़ोर होता है। दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर, जब उसका अच्छा वक्त चल रहा होता है तो उसमें ना एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा जो आवर होता है, एक्स्ट्रा जो मिनट्स होता है, एक्स्ट्रा जो घंटे होता है, वह उसमें ऐड नहीं कर सकता है। नॉट ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही मतलब वो जो उसका बीता हुआ जो समय है, बीता हुआ जो अच्छा समय है, उसको वो रिकॉल भी नहीं करता, वापस ला भी नहीं सकता है। बट कम बैड चांस, लेकिन जैसे उसका बुरा वक्त आता है, एंड वी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ, तो हम लोग जो है ना वहाँ पे हार मान जाते हैं, क्या कर जाते हैं, हार मान जाते हैं, और उसके साथ ना एकदम जुड़ जाते हैं। आवर स्ट्रेंथ मतलब हम लोग का जो स्ट्रेंथ होता है, हम लोग का जो मजबूती होता है, उस टाइम क्या हो जाता है, वो सारा गायब हो जाता है, हम लोग अपनी मजबूती को खो देते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, लेकिन अगर हम लोग हमारा जो ये स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ का प्रयोग करके ना हम ना उस हमारा जो बैड टाइम चल रहा होता है, बैड लक जो चल रहा था, उसको ना आर्ट मतलब अपनी कला से उसको क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग जीत सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं, और उस बैड टाइम को क्या कर सकते हैं, जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, मतलब हम पे हावी होने से पहले, यानी हमारा जो बैड टाइम है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए और बहुत दिनों तक रुक जाए, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो स्ट्रेंथ है अपने स्ट्रेंथ का, अपने मजबूती का प्रयोग करके टीच इट आर्ट, और अपने आर्ट से, अपनी कला से हमारा जो बैड टाइम है उसको अपने ऊपर हावी होने से पहले ही उससे क्या करना चाहिए, छुटकारा पा लेना चाहिए। अगर आपका बैड टाइम आ गया है तब भाई आप उसके बारे में सोचें ना, आप डट के उसका सामना करें, आपका जो ये बैड टाइम है बहुत जल्दी वापस चला जाएगा और आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए तो ये पोएट जो है अपनी वाइफ से दूर जा रहे हैं,
जब दूर जा रहे थे उनकी वाइफ को तकलीफ़ हो रहा है, तो जब तकलीफ़ हो रहा है तब वो रो रही है, आहें भर रही है, तो वही पोएट उनको समझा रहे हैं कि तुम आहें भरोगी, रोगी, तकलीफ़ में रहोगी, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं तो जाऊँगा ही, और एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे तुमसे जुदा होना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अभी से ही खुद को प्रिपेयर कर लो कि बाद में तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा। आइए फ्रेंड्स अगला स्टांजा देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है। When thou sighest not wind, but sighest my soul away. When thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay. देखिए इसमें लिखा गया when the thou sighest not wind. sighest मतलब था आहें भरना। ये पोएट कहते हैं when thou sighest नॉट विंड, ये कहते हैं कि जब तुम आहें भरती हो, तो जब तुम कराहती हो, तो उसमें विंड मतलब उसमें मतलब हवा नहीं निकलता है, मतलब बट साइस्ट माई सॉल अबे, मेरा जो सॉल है, मेरा जो आत्मा है ना, वो मुझसे दूर होती है। मतलब ये कहते हैं जब तुम दर्द से कराहती हो, जब तुम आहें भरती हो, तो मेरा जो आत्मा है ना, मेरी जो ये आत्मा है मुझसे ही दूर होती है, ऐसा लगता है जैसे मैं मर जाऊंगा, ऐसा फील होने लगता है। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है, वेन दो वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड। वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड का मतलब होता है जब तुम बेवजह यानी बेरुखी से जब तुम रोती हो। माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डीके, तो ऐसा लगता है मेरा जो लाइफ, मेरा मतलब जीवन जिससे चल रहा है, मेरा जीवन को बचाने वाला जो ये ब्लड है, ब्लड का जो ये कण है, वो क्या हो जाता है, डीके मतलब नष्ट होने लगता है। जब तुम बेवजह रोती हो तो मेरा जो खून है ना वो जलने लगता है। इट कैन नॉट बी मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। दैट दो लवेस्ट मी एज दो सेस्ट, तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एज दो सेस्ट मतलब तुम कहती हो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, प्यार करता हूँ। इफ़ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, तो इस तरह से तुम मेरा जो ये जीवन है, मेरा जो लाइफ है वेस्ट मतलब बर्बाद नहीं कर सकती हो। मतलब तुम कहती हो कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ, और तुम ऐसे बेवजह बेरुखी से रोती हो, तो मेरा जो ये लाइफ है ना वो वेस्ट होता है, मतलब वो बर्बाद होता है। डू आर द बेस्ट ऑफ मी, इसलिए क्या ये जो तुम कर रही हो ये मेरे लिए अच्छा हो सकता है क्या, ये मेरे लिए बेहतर है क्या, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये अपनी पत्नी से कहते हैं, अपने बिलॉर्ड महबूबा से कहते हैं कि तुम जब बेवजह रोती हो, जब बेरुखी से रोती हो, तो मेरा जो लाइफ है ना वो वेस्ट होता है, वो बर्बाद होता है। डू आर द बेस्ट ऑफ मी, क्या ये मेरे लिए बेहतर है, क्या मेरे लिए अच्छा है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, ये अपनी वाइफ से कहते हैं, महबूबा से कहते हैं लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट मतलब अपने दिव्य हृदय में फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचो, पहले से ही मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, डेस्टिनी मतलब भाग्य होता है, क्या होता है, भाग्य होता है। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, क्योंकि अगर तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोचोगी, कुछ बीमारी के बारे में सोचोगी या कुछ बुरा सोचोगी कि कहीं ये जा रहा है तो फिर दोबारा वापस नहीं आएगा, फिर मुझसे मिलेगा नहीं, ये सब क्या है, अगर ऐसा तुम अपने दिल में, अपने दिव्य हृदय में ऐसा कुछ सोच रही हो, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, अगर डेस्टिनी मतलब बैड लक की वजह से जो तुम सोच रहे ऐसा अगर ये सच हो जाए, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, यानी तुम्हारा जो ये डर है अगर ये फुलफिल हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए, तुम सोच रहे कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ तो वापस नहीं आऊँगा, अगर सच में मैं वापस नहीं आया, बट थिंक दैट वी, तब तुम मेरे बारे में बस इतना सोचना, आर बट टर्न ए साइड टू स्लीप, बस इतना सोचना कि हम लोग जो है ना एक ही साथ है, एक ही बेड पे सोए हुए हैं, बस एक दूसरे के उल्टे दिशा में लेटे हुए हैं। ये अपनी महबूबा से कहते हैं कि मेरी प्रिय महबूबा, तुम ना मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचना, अगर तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोच रही हो, अगर बैड लक की वजह से ऐसा अगर हो जाए, अगर सच में ऐसा हो जाए, तो तुम बस इतना ही सोचना कि हम लोग जो है ना एक ही बेड पे लेटे हुए हैं, बट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे दिशा में। दे हु वन एनदर कीप एलाइव नेवर पार्टेड वी, लास्ट में ये कहते हैं कि जो एक दूसरे में जीवित रहते हैं, जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, एलाइव नेवर पार्टेड वी, वे कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। फ्रेंड्स ये जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही मतलब प्रेरणादायी और बहुत ही अच्छा कविता था। अगर आपको ये मेरी कविता और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट अगर समझ में नहीं आया होगा तो भी आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा और समझाने की कोशिश भी करूँगा। लेकिन मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि
इसका समरी भी पूछा जाएगा और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।